एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अमित कैरियर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने हिमालय पर्वत की श्रृंखला शुरू किया हुआ था। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालय पर्वत में हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रांस हिमालय के बारे में और बृहद हिमालय के बारे में भी कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में देखा हुआ था। लघु आज जो टर्म है वो हमें समझना है लघु या मध्य हिमालय, जो आपके मुख्य हिमालय के दूसरी तथा हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी है। यदि हम लोग हिमालय को मूल रूप से जो विभाजन किया गया है वो कल हम लोगों ने विभाजन के बारे में भी समझा हुआ था। दो भागों में बांटा गया था, एक तो आपका ट्रांस हिमालय था, दूसरा आपका मुख्य हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बारे में भी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। और मुख्य हिमालय के कुल 3 भाग हुआ करते थे, जिसमें हम लोग देखे थे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हमें लघु या मध्य हिमालय के बारे में पढ़ना है। देखिए, लघु या मध्य हिमालय की बात करेंगे तो यह आपका हिमालय पर बृहद हिमालय के बाद ही बना होगा। जैसा कि हम लोगों ने जब हिमालय की पर्वत के उत्पत्ति के बारे में समझा हुआ था तो उसमें कोबर की भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार ये जो चारों श्रेणियाँ हैं, ये चारों श्रेणियाँ आपके अलग अलग कालों में बनी हुई हैं और उन अलग अलग कालों में इनकी अलग अलग बनावट या अलग अलग प्रकार की अलग अलग ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का अलग अलग उल्लेख करती है। तो फिलहाल हम लोग लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जिसने भी आपके बृहद हिमालय के बारे में नहीं पढ़ा है वो पिछली वाली क्लास में जा कर के बृहद हिमालय के बारे में पढ़ लें, क्योंकि जब तक क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका एक कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्रम से पढ़ें, ठीक है। तो लघु हिमालय के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि लघु हिमालय क्या है, कहाँ निर्मित है और भी कौन सी इनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये आपका पहले से भी हम लोग देखते आए हैं, यह भारत का भूभाग है। भारत के भूभाग में ये जो भूभाग है इधर हम लोग देख रहे हैं, यही आपका इतने ही दूर में आपका हिमालय पर्वत विस्तृत है। यह आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। तो फिलहाल अभी इतने की ही ज़रूरत है, तो हम लोग इतना ही मैप बनाते हैं। आगे हम लोग देखें, कल हम लोगों ने देखा हुआ था यहाँ से ये जो त्रिडी थी नंगा पर्वत से शुरू हो रहा था और नंगा पर्वत से होते हुए कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड और उत्तराखंड से फिर नेपाल में, और नेपाल होते हुए कहाँ पहुँच रहा था, यह सिक्किम, और सिक्किम से यह भूटान, और भूटान से अरुणाचल प्रदेश होते हुए यह अराकान योमा के नाम से म्यांमार में पहुँच रहा था। तो म्यांमार यह है, और म्यांमार में हम लोग बृहद हिमालय को अराकान योमा के नाम से देख रहे थे। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है जो बृहद हिमालय, ये आपका अराकान योमा है जो म्यांमार में जाना जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था एक चोटी आपके जो पूर्वी सबसे ऊंची चोटी थी, पूर्वी चोटी नामचा बरवा था, नामचा बरवा। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबसे जो पश्चिमी चोटी रही है वह है आपके नंगा पर्वत, ये आपका नंगा पर्वत। तो ये सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी चोटी रही है ये किसके, बृहद हिमालय के। बृहद हिमालय के बाद हम लोग लघु हिमालय की बात कर रहे हैं। और लघु हिमालय में देखेंगे तो यहाँ से लघु हिमालय भी इसी के समानांतर फैला हुआ है। लघु हिमालय इसी के समानांतर है, तो समानांतर होगा तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे अलग अलग श्रेणियों के रूप में निर्मित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय क्रमिक पर्वत श्रेणी है, जबकि लघु हिमालय यह आपका अलग अलग श्रेणियों में निर्मित है। तो अलग अलग श्रेणियों में हम लोग देखें, एक श्रेणी इसकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दूसरी श्रेणी की बात करेंगे तो दूसरा यह आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में श्रेणी है। उसके बाद आप देखेंगे इधर उत्तराखंड में, और यहाँ से देखेंगे यह आपका नेपाल में, और उसके बाद हम लोग देखें यह आपका सिक्किम में। और यहाँ से यह आगे की तरफ चलता चला गया है, कहाँ तक, नामचा बरवा तक।
ठीक है। तो ये आपके अलग अलग पहाड़ियाँ हैं या अलग अलग श्रेणियाँ हैं जिसको हम लोग देखें। यह जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के बाद आप देखेंगे तो यह आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, और यहीं से आपका क्या है, उत्तराखंड। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणी है, तो अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे देखेंगे यह आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इसे किस नाम से जानते हैं? जम्मू कश्मीर में इसे हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में यह पीर पंजाल के नाम से जाना जा रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश, यह आपका हिमाचल प्रदेश, यह आपका जम्मू एंड कश्मीर, इधर आपका यू के मतलब उत्तराखंड, यह आपका नेपाल है, नेपाल। और यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या? सिक्किम। सिक्किम ये लोकेशन हम लोगों ने पहले वाली क्लास में राजनीतिक विस्तार के अंतर्गत देखा हुआ था कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये आपका पीर पंजाल। उसके बाद देखें हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है। यह आपका धौलाधर है। उसके बाद देखें उत्तराखंड में इसे मसूरी या नागटिब्बा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जा रहा है। जबकि सिक्किम में इसे दार्जिलिंग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग पहाड़ी। हमने कहा लघु हिमालय एक क्रमिक पर्वत श्रेणी ना होकर के छोटी छोटी अलग अलग पहाड़ियों के रूप में निर्मित है, तो उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, इधर आपका यह हिमाचल प्रदेश, यह आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद देखेंगे यह आपका क्या हो गया? उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी जो है आपके कहाँ होगी? नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी और सिक्किम में इसे दार्जिलिंग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये तो आपके हो गई अलग अलग श्रेणियाँ। जैसे देखिए अगर आपको दार्जिलिंग से कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि दार्जिलिंग पहाड़ी जो होगी वो सिक्किम में होगी, लेकिन दार्जिलिंग जो क्षेत्र एक पर्यटक स्थल भी है। दार्जिलिंग जहाँ चाय की खेती ज़्यादा होती है, तो ये आपके दार्जिलिंग जो क्षेत्र है यहीं से हम लोग देखेंगे यह पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। यहाँ से आपका विभाजन होता है, इधर ऊपर आपका सिक्किम है, जबकि निचला वाला जो क्षेत्र है यहाँ से आपका पूरा पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यह वेस्ट बंगाल। तो दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वह इसके नीचे है, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ होगी? सिक्किम में होगी। इसको जानना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ से ये हम लोगों ने देख लिया कि जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं उन अलग अलग श्रेणियों को हम लोग किस नाम से कहाँ जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लोग देखें इसके लघु हिमालय की लंबाई की बात करें तो लघु हिमालय जो इसकी भी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर, क्योंकि बृहद हिमालय के समानांतर यह अरुणाचल प्रदेश तक है। तो इस तरह से इसकी भी लंबाई कुल कितनी हो गई? 2400 किलोमीटर हो गई। जबकि इसकी अगर हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई इसके पहले हम लोगों ने 25 से 30 किलोमीटर देखा था जो आपके बृहद हिमालय था। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो यह आपके 60 से 80 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक है। जबकि बृहद हिमालय की चौड़ाई कितनी थी? 25 से 30 किलोमीटर। जबकि इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह वर्तमान समय में 8,850 मीटर हो चुकी है, जो
अभी हाल फिलहाल में चीन और नेपाल दोनों ने मिल करके उसकी ऊंचाई को मापा है तो 2 मीटर बढ़ा हुआ है। पहले 8,848 मीटर हुआ करती थी, लेकिन अभी बढ़ करके 8,850 मीटर हो गई है। जबकि वहीं K2 की बात करेंगे तो वह 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो अलग अलग ऊंचाई की चोटियां पाई जा रही थी, इसलिए इसकी एवरेज ऊंचाई हम लोग देख रहे थे कि जो एवरेज हाइट है वह आपके 6100 मीटर या 6000 मीटर हुआ करती थी। जबकि इसी तरह से अगर हम लोग लघु हिमालय की बात करें, लघु हिमालय में भी आपके अलग अलग चोटियां हैं, तो उनके एवरेज ऊंचाई की बात करेंगे तो यह आपका औसत ऊंचाई, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है आपका 4500, 4000 से लेकर के 4500 मीटर। 4000 मीटर से कहाँ 4500 मीटर, तो यह इसकी औसत ऊंचाई है। तो अब हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने हिम रेखा की चर्चा किया था कि हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हिम रेखा के लिए हम लोगों ने देखा हुआ था यह एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी भी ऊंचाई हो सकती है, मैक्सिमम ऊंचाई हम लोग जानते हैं 8,850 मीटर है, किसकी, एवरेस्ट की, अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था। लेकिन हिम रेखा की बात करें, हिम रेखा क्या है, हिम रेखा एक ऐसी एवरेज ऊंचाई जिसके ऊपर वाला टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे में क्या होगा, जो जलवाष्प की मात्रा होगी वह बर्फ का रूप धारण कर लेगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था ठंडी के दिनों में, मतलब शीतकाल में जो हिम रेखा है वह 4000 मीटर होता है, जबकि ग्रीष्म काल में यह हिम रेखा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, जिसमें आपकी ऊंचाई जो होती है वह 5500 मीटर हो जाती है। तो ग्रीष्म काल में 5500 मीटर, जबकि शीतकाल में यह आपका क्या हो जाएगा, 4000 मीटर हो जाता है शीतकाल में। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज ऊंचाई की बात करेंगे तो 4000 से 4500 मीटर। बहुत सारी चोटियाँ आती हैं जो 4000 मीटर है, उससे कम है, बहुत सारी चोटियाँ आती हैं जो 4000 मीटर से अधिक है। तो ऐसे में होगा क्या, शीतकाल में इन श्रेणियों पे बर्फ जमी रहेगी, लेकिन जैसे ग्रीष्म काल आएगा तो ग्रीष्म काल में हिम रेखा क्या होता है, ऊपर उठ जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो बर्फ जमा होगा, वो जो बर्फ की चादरें होंगी वह क्या होंगी, पिघल जाएंगी, जल का रूप धारण कर लेंगी। इसका मतलब यह है कि शीतकाल में लघु हिमालय बर्फ से आच्छादित रहती है, वहीं ग्रीष्म काल में देखेंगे बर्फ पिघल जाती है, और जब बर्फ पिघल जाती है तो छोटी छोटी मुलायम घास के मैदान उग जाते हैं, जिससे पर्यटन का विकास होता है। इन क्षेत्रों में क्या होगा, पर्यटन का विकास होगा, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं हमें घूमने टहलने के लिए जाना होता है, तो शीतकाल की बात करेंगे। शीतकाल में जब भी हमें घूमने जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऐसे प्लेस का निर्धारण करते हैं कि जहाँ मौसम अच्छा हो। क्या आपको यदि जाना रहे तो क्या आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर बर्फबारी हो रही हो, जान जोखिम में डाल करके आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे प्लेस का निर्धारण करते हैं जहाँ पर जाने के बाद अच्छी फीलिंग आए। तो ऐसे में क्या होगा, जब शीतकाल में आपको घूमने का मन करे या कहीं जाने का मन करे, तो ऐसे में आप पर्यटन के लिए दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जब उत्तर भारत में मतलब आपके इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र की बात करेंगे, शीतकाल में हिम रेखा क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब 4000 मीटर तक आ जाती है। ऐसे में यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता है, मतलब इन क्षेत्रों में हिमपात होता है इस टाइम। लेकिन यही दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में एक फेमस पर्यटन स्थल है जिसे हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, ऊटी का नाम आपने सुना होगा। तमिलनाडु में आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ऊटी है। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप दक्षिण भारत की तरफ शीतकाल में जाएंगे तो वहाँ आपको गर्मी मिलेगी, और जाहिर सी बात है शीतकाल में हम गर्मी में रहना पसंद करते हैं, जहाँ हल्की गर्मी हो, जहाँ हल्की सर्दी हो। जबकि ग्रीष्म काल की यही बात करेंगे तो ग्रीष्म काल में आप क्या गर्मी में रहना पसंद करते हैं? तो शायद नहीं।
ऐसे में क्या होगा, आप उत्तर भारत की तरफ जाएंगे, कहाँ, उत्तराखंड जाएंगे, मसूरी घूमने चले जाएंगे, कुल्लू मनाली घूमने चले जाएंगे। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं, इसी लघु हिमालय वाले क्षेत्र में पर्यटन के लिए विकसित किए गए हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जब ग्रीष्मकाल होता है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, सामान्य ताप पतन दर। तो सामान्य ताप पतन दर क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट ही क्या है, सामान्य ताप पतन दर है। तो होगा क्या, यह औसत ऊंचाई हम लोगों ने देखा कि 4000 से 4500 मीटर है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे यहाँ देखिए सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होना। तो गिरावट किस रेशियो से होगा, उसका एवरेज जो है वह आपके 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ होगा क्या, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ जाती है। यह एक रेशियो है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। इस दर से ऊंचाई बढ़ने से तापमान में गिरावट आ रहा है। इसी तरह से जब हम लोग 1000 मीटर की बात करते हैं तो 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, 6 से 7 डिग्री सेल्सियस या कहें 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, तापमान में गिरावट आ जाएगी। इस तरह से जब हमारे यहाँ ग्रीष्मकाल में एक एवरेज टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक एवरेज टेम्परेचर जो होता है वह होता कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें, गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो उमस होती है, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाता। ऐसे कंडीशन में जब हमें घूमने के लिए जाना होता है या हम एक अच्छे इन्वायरमेंट की तलाश करते हैं तो हमें जाना कहाँ है, जाते कहाँ है घूमने के लिए, हम लोग चले जाएंगे नैनीताल घूमने के लिए, मसूरी घूमने के लिए चले जाएंगे या कुल्लू मनाली चले जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है, हमने कहा 1000 मीटर ऊंचाई पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हो रही है और ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 4000 मीटर ऊंचाई, हमने कहा ये 4000 औसत ऊंचाई है, तो 4000 मीटर ऊंचाई जाने के बाद तापमान में कितनी कमी आएगी, तो हम लोग जानते हैं 6.5 है। 6.5 मतलब यहाँ पे 1000 मीटर में ऊंचाई पर जाने के बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 2000 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा, सामान्य सी बात है कि 13 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी। अगर मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस है तो आप 2000 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको तापमान 13 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 40 में से 13 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। लेकिन हमने कहा कि एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर है, तो 4000 मीटर ऊंचाई पर कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो 26 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी। तो जब 26 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी तो बचा कितना, 14 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो एक एवरेज टेम्परेचर है। इस टाइम में आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको एक तरीके से यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है लोग घूमने के लिए। इसीलिए जब ग्रीष्मकाल में जाना होता है तब उत्तर भारत में की तरफ जाते हैं, लेकिन जब शीतकाल में जाना होता है तो कहाँ जाते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, जिसे हम लोग ऊटी कहते हैं। ठीक है, बाकी अन्य और भी पर्यटक स्थल है, उनकी चर्चा हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे। इवन यहाँ पे हमें यह समझना था कि यहाँ पर्यटन का विकास क्यों हो रहा है। तो पर्यटन का विकास क्यों हो रहा है, तो जानते हैं ग्रीष्मकाल में हिम रेखा ऊपर चला जाता है, तो यह जो चोटियाँ हैं या ऊंचा स्थल जो है वह क्या होगा, हिम मुक्त हो जाता है, बर्फ मुक्त हो जाता है। ऐसे में मुलायम घास के मैदान उगते हैं, जिसे हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान बनते हैं, जो घासें उगती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानें कि यह मर्ग के नाम से जाना जाता है। घास के मैदान, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं। तो ऐसे देखेंगे मर्ग नाम से जो घास के मैदान हैं वह कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, हालांकि ये स्थल भी हैं, स्थल के वो स्थल खंड जो है उसी के नाम पे यह पर्यटक स्थल का भी विकास हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, गुलमर्ग। एक है आपका गुलमर्ग, दूसरा है आपका सोनमर्ग। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टर्नमर्ग। ठीक, तो ये आपके 3 घास के मैदान हैं, ये 3 आपके घास के मैदान हैं। और इसे पर्यटक के रूप में भी हम देख सकते हैं, पर्यटन के भी रूप में देख सकते हैं। तो ये पर्यटक स्थल भी हो जाएंगे कौन कौन से,
गुलमर्ग, एक मिनट, देखिए जब हम लोगों को लिखना रहे, क्योंकि सुनना क्या है, सुनने से क्या हो सकता है, सुनना एक तरीके से जैसे मोह माया, और बाकी यदि आप लिखते हैं, लिखने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब यह है कि आपके माइंड में जो भी मैटर है वह आपके लिखने से ही फीड होगा। तो जैसे आपको यहाँ बताया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से उसी वे में क्रमशः आप नोट्स भी बनाते चले, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी, नहीं तो बाकी सब मोह माया है। आगे हम लोग देखें, देखिए लिखते हैं, लिखना रहेगा इसके बारे में, तो किस प्रकार से लिखेंगे क्या, जहाँ बृहद हिमालय जो लिखना रहे तो हम लोग तुलनात्मक रूप से लिखेंगे। तुलना किससे करेंगे, बृहद हिमालय के समानांतर है तो बृहद हिमालय के भी कुछ गुण पाए जाएंगे, तो बृहद हिमालय के समानांतर है इसलिए हम लोग बृहद हिमालय से तुलना करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जहाँ बृहद हिमालय वर्ष भर हिम से आच्छादित रहती है, हिम से आच्छादित रहती है, वहीं लघु हिमालय शीतकाल में बर्फ से आच्छादित रहती है, आच्छादित रहती है, जबकि ग्रीष्म काल में बर्फ पिघल जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में छोटे-छोटे मुलायम घासें उग जाती हैं, जिसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में इन पर्यटक स्थल या इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टर्नमर्ग, ये हो गए। जबकि यहीं उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड मतलब यूके में क्या कहेंगे, इसे बुग्याल या पयाल, ठीक है। तो ये घास के मैदान हो गए। बाकी इन्हीं क्षेत्रों में कुछ पर्यटक स्थल भी हैं। तो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, यदि पर्यटक स्थल की बात करें तो पर्यटक स्थल किस प्रकार से विकसित होगा, इसकी चर्चा तो हमने किया हुआ है। जबकि यहाँ पे देखें पर्यटक स्थल कौन से हैं, एक तो हम लोग देखेंगे पहला जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थल भी यही है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये आपके पर्यटक स्थल है। जबकि ये हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है, वह है आपका डलहौजी,
उसके बाद है आपका कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली। जबकि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करेंगे ये आपका उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे नैनीताल व मसूरी। तो इस तरीके से ये कुछ पर्यटक स्थल विकसित हुए हैं कहाँ, लघु हिमालय में। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हैं। बाकी और भी अन्य चीज़ों की हम लोग बात करें तो कुछ घाटियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं, कुछ घाटी भी है। तो उस घाटी में हम लोग देखेंगे लघु हिमालय में स्थित प्रमुख घाटी। लघु हिमालय में स्थित प्रमुख घाटी। तो सबसे पहले देखिए घाटी क्या है। घाटी क्या है, दो पर्वतों के बीच में देखेंगे, एक पर्वत आपका क्या हो जाएगा यह, और दूसरा पर्वत यह। मान लेते हैं कि यह पर्वत है, तो यह जो ऊंचा वाला भाग है, इस ऊंचाई वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चोटी कह लेते हैं, और बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यह आपकी घाटी है। यह जो क्षेत्र है वह क्या है, घाटी है, और यह वाला जो भाग है वह क्या है, चोटी है। तो दो पर्वतों के बीच का जो निचला हिस्सा है यही क्या है, घाटी है। इसको हम क्या बोलेंगे, यह घाटी होगी, और यह क्या है, चोटी है। ठीक है, तो दो पर्वत जहाँ भी होंगे, दो पर्वतों के बीच वाला जो भाग होगा उसे हम लोग घाटी कहेंगे। तो घाटी ये हमने देखा हुआ था कि ऊपर बृहद हिमालय था, बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के समानांतर ही यहाँ भी आपके अलग अलग श्रेणियाँ हैं, अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ भी घाटी विकसित होंगी, यह भी एक पर्वत, यह भी एक पर्वत। बीच वाला जो भाग होगा वह गहरा होगा, जब गहरा होगा तो यहाँ पर भी घाटी पाई जाएगी, यहाँ भी घाटी पाई जाएगी, और यहाँ भी घाटी पाई जाएगी। तो वो कौन सी कुछ प्रमुख घाटियों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रमुख घाटी में पहला हम लोग देखेंगे, एक आपका एक घाटी है जिसे हम लोग कहते क्या है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी किन किन पर्वतों के मध्य स्थित, किन किन श्रेणियों के, तो एक हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय तथा किसके बीच में है, एक है आपका जम्मू कश्मीर में कौन सी श्रेणी थी, वह थी आपकी पीर पंजाल, पीर पंजाल। उसके बाद देखेंगे जो दूसरी घाटी है, दूसरी घाटी हिमाचल प्रदेश में, जब उसी के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, कुल्लू, कुल्लू व कांगड़ा घाटी, कुल्लू व कांगड़ा घाटी। इसी में है लाहुल, लाहुल व स्पीति, स्पीति घाटी। ठीक है, तो ये दोनों जो घाटियां हैं, एक घाटी यह है, दूसरी घाटी यह है। तो यह भी आपके कहाँ है, तो यह बृहद हिमालय, बृहद हिमालय व इसके बीच में, तो हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, धौलाधर, धौलाधर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे यह आपका उत्तराखंड की बात करेंगे। तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा, अच्छा यहाँ पे आपके यह जो कश्मीर घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, नाम से पता चल रहा है जम्मू कश्मीर में होगी। यह आपकी जो होगी वह आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा हम लोग देखें, एक घाटी आपकी नाम सुना होगा, फूलों की घाटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यह कहाँ है, यह आप देखेंगे तो बृहद हिमालय,
वृहद हिमालय व नेपाल या उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जा रहा था? तो मसूरी, मसूरी या नाग टिब्बा। ठीक है, एक घाटी आप देखेंगे, हालांकि वो तो नेपाल में है लेकिन है इन्हीं श्रेणियों के बीच में। तो अगला हम लोग देखेंगे काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी यह कहाँ है? तो काठमांडू घाटी जो है वह बृहद हिमालय, बृहद हिमालय व इसके बीच में महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। अगली हम लोग देखें एक घाटी आपके आए दिन चर्चा में भी रहता है, जो विवादित स्थान है, जिसे हम लोग कहते क्या हैं? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी, ये चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। चुंबी घाटी किस किस श्रेणी के मध्य स्थित है? तो हम लोगों ने पढ़ा है बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय के बाद आपके जो श्रेणी है सिक्किम में, इसे हम लोग दार्जिलिंग के नाम से जान रहे थे। ये आपका दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी। इस तरीके से यह आपके कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो बृहद हिमालय के अंतर्गत, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है, बाकी यहाँ से आपके लघु हिमालय के का मामला समाप्त होता है। बाकी अन्य जो बचा हुआ है, देखिए हम लोग पढ़ने के हिसाब से सामान्यतः श्रेणी के आधार पर हम लोगों ने जो विभाजन किया था हिमालय पर्वत के, तो दो भागों में तो किया था, एक तो मुख्य हिमालय, दूसरा आपके ट्रांस हिमालय था। श्रेणी के आधार पर इस आपके मुख्य हिमालय को भी तीन भागों में बांटा, जिसकी चर्चा हम लोग इसके पहले भी किए हुए थे शुरुआत की क्लास में। लेकिन पढ़ने के लिए या पढ़ने की दृष्टि से और भी आसानी से समझने के लिए हम लोग शिवालिक हिमालय और शिवालिक हिमालय के साथ साथ आपके पूर्वांचल हिमालय के रूप में भी बांट करके पढ़ेंगे। तो पूर्वांचल हिमालय और शिवालिक हिमालय की चर्चा हम लोग अगली वाली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए